नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एस कुमार क्लासेज में। तो आज हम देखते हैं रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज अपनी माता सातरुखान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। विलासी प्रवृत्ति की वजह से वह एक योग्य शासक नहीं साबित हुआ तथा राज्य में विद्रोह होने लगे। रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता के बीच निकली तथा न्याय की गुहार लगाई। मध्यकाल में न्याय की भीख लाल वस्त्र पहनकर ही मांगी जाती थी। रजिया के शासक बनने के बाद उसने कुछ सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जो इस प्रकार हैं: इख्तियारुद्दीन अमीर हाजिब, जमालुद्दीन याकूत अमीर याखूर, इजुद्दीन कबीर खां अयाज लाहौर का इख्तियार, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया तबर हिंद या बठिंडा का गवर्नर। रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर खां अयाज ने 1240 ईस्वी में किया। तत्पश्चात अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया ने इनके विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही राजधानी से बाहर निकली, इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहरम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर पुनः दिल्ली की गद्दी पाने की कोशिश की, परंतु कैथल पंजाब के समीप एक जंगल में बहराम शाह के कुछ डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार उसमें बादशाह के अनुकूल सभी गुण थे, किंतु उसका नारित्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क ने रजिया के सुल्तान के दावे का समर्थन नहीं किया। वह स्त्री वेश त्याग कर मुंह पर बुर्का डाले बिना दरबार लगाती थी। वह शिकार भी करती थी तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। रजिया ने रणथंभौर के खिलाफ एक मुहिम भी भेजी थी। अब देखते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया के बाद यह शासक बना। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्की सरदारों ने एक नए पद नायब या नायब ए ममालिक का गठन किया, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था। इस पद पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया गया। दूसरा व्यक्ति बदरुद्दीन शंकर खामी को नियुक्त किया। बहराम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह उत्तराधिकारी बना। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद यह इल्तुतमिश का पौत्र था। यह मधुर और धार्मिक स्वभाव का था। खाली समय में यह कुरान की आयतों की नकल करता था तथा उनको बेचकर उससे प्राप्त धन से अपना जीविकोपार्जन किया करता था। इसने बलवन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। इसके बाद उसे अपना अमीर ए हाजिब बनाया। 1249 ईस्वी में इसने अपनी बेटी की शादी बलवन के साथ कर दी। बलवन सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तानी छत्र धारण करता था। कुछ तुर्की सरदारों ने नासिरुद्दीन की मां के साथ मिलकर बलवन को फांसी भिजवा दिया। इस योजना का नेता इमादुद्दीन रेहान था। बलवन ने 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठा। बलवन अपने आप को ईरानी बादशाह अफरासियार का वंशज बताता था तथा कुलीनों का खून होने का दावा करता था। उसने अपने आप को कुलीनों का रक्षक पेश किया। उसने विभिन्न सरकारी पदों पर उन लोगों को बिठाने से मना कर दिया जो कुलीन वंश के नहीं थे। बलवन राजसत्ता में किसी की भागीदारी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने चाचा को जहर देकर मार दिया। बलवन ने कठोर नीति का अनुसरण किया, जिसे रक्त एवं लौह की नीति के नाम से जाना जाता था। बलवन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। बर्नी ने तारीख फिरोजशाही के बसाया नामक अध्याय में इसका वर्णन किया है। बलवन ने बताया कि सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना, जिसे नियाबत खुदाई कहा जाता था। सुल्तान ईश्वर की कृपा का भंडार होता है। सुल्तान ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रकार उसने देवी शक्ति के सिद्धांत को अपनाया। उसने कुछ ईरानी परंपराओं को प्रारंभ किया, जैसा अपने दरबार में नौरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया। दरबार में सुल्तान के अभिवादन के लिए सिजदा, घुटने पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना, ये ईरानी परंपराओं का प्रारंभ किया। सभा में होने वाले सभी प्रकार के नृत्य, संगीत, मद्यपान आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बलवन ने एक स्वतंत्र केंद्रीय सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान आर्ज या अर्ज कहा जाता था। इसका अध्यक्ष आर्ज ममालिक होता था। बलवन ने
इमादुल मुल्क को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। बलबन ने गुप्तचर विभाग का गठन किया जिसे दीवान बरीद कहते थे। इसके अध्यक्ष को बरीद ममालिक कहा जाता था। बलबन द्वारा 40 गुलामों की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। बलबन की मंगोल नीति। अफगान पर अधिकार करने के बाद मंगोलों द्वारा भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण किए जा रहे थे। इन खतरों से निपटने के लिए बलबन ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को 2 भागों में विभाजित किया और अपने दोनों पुत्र मोहम्मद खान तथा बुगार खां को उसका गवर्नर बना दिया। उसने दोनों पुत्रों के साथ विशाल एवं शक्तिशाली सेना नियुक्त की। बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण नहीं किया, बल्कि वह हमेशा 30,000 तुर्की सेना के साथ दिल्ली में मौजूद रहता था ताकि यदि पुत्रों को मदद की आवश्यकता हो सके तो वह उनकी मदद के लिए जा सके। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसके मना करने के बाद शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया। परंतु तुर्की अमीरों ने बुगरा खां के बेटे कैकवाद को सुल्तान मोइजुद्दीन के नाम से गद्दी पर बिठाया। ऐसा पहली बार हुआ जब पिता के होते हुए गद्दी पर पुत्र बैठा। हुआ ये था कि बुगरा खां को पता था कि दिल्ली की सल्तनत के ऊपर खतरा है तथा उसने अपने आप को बंगाल का शासक घोषित किया, इसलिए उसने दिल्ली की गद्दी को नहीं अपनाया। कैकवाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया। कैकवाद को लकवा मार गया। तब उसके 3 साल के पुत्र शमसुद्दीन कैउमर को सुल्तान बनाया। जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी तथा खिलजी वंश की स्थापना की। मंगोला। मध्य एशिया में ख्वारिज्म साम्राज्य के उदय के कारण गजनी, कांधार तथा काबुल पर इनके अधिकार हो गए थे। इनकी सीमा सिंध नदी तक आ गई थी। मंगोल मुखिया चंगे, जो अपने आप को खुदा का कहर कहता था, ने 1218 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया। उसने जक्सार्ट से कैस्पियन सागर तथा गजनी से ईरान तक सब तहस नहस कर दिया। इस क्षेत्र में भारत बचा अकेला मुस्लिम राज्य होने के कारण मध्य एशिया से सभी भागकर यहाँ आ गए। मंगोलों से भारत को खतरा 1221 ईस्वी में पैदा हुआ जब ख्वारिज्म का शासक की हार के बाद उसका युवराज जलालुद्दीन मकबर ने भागकर भारत आया, परंतु इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य उसके बेटों में बंट गया। बातू खान के नेतृत्व में मंगोलों ने रूस पर आक्रमण किया। 1241 ईस्वी में मंगोल सेनापति तायर बहादुर ने लाहौर को जीत लिया। 1245 में मंगोलों ने मुल्तान पर हमला किया। बलबन के शासक बनने के बाद उसने बल प्रयोग एवं कूटनीति दोनों को अपनाया। उसने तवर हिंद, सुनाम और समाना के किलों की मरम्मत कराई तथा मंगोलों को ब्यास नदी पार करने से रोकने के लिए एक बड़ी सेना लगा दी। साथ ही उसने ईरान के मंगोल शासक इलखान हलाकू के पास कूटनीतिक संदेश भी भेजे। 1270 में उसने लाहौर को फिर से किलाबंद किया। उसने मुल्तान को मंगोलों से छीन लिया तथा उसका सूबेदार अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को दिया। महमूद मुल्तान ब्यास सीमा पार के पास मारा गया। 1292 ईस्वी में हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। तवर हिंद के पास जलालुद्दीन खलजी ने उसे रोक दिया। ईरान के मंगोल इल खान ने दिल्ली के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। अक्सास पार के चतगई मंगोल शासक दावा खान ने 1297 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। 1299 में उसके बेटे कुतलुक ख्वाजा ने 2 लाख मंगोल सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खलजी का शासन था। उसमें उसका सेना नायक जफर खान मारा गया। कुछ समय बाद मंगोल सेना पीछे हट गई। अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे जिनकी संख्या 6 थी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।